चलिए, आज हम आपको नदी तक पढ़ा दिए थे, आज अक्षांश के बारे में बताना था, लेटीट्यूड के बारे में। ये जो पढ़ाएंगे इसे आपको मटेरियल में लिखना भी पड़ेगा। ये जो चीज पढ़ाएंगे इसे आपको मटेरियल में लिखना भी पड़ेगा। इसका टॉपिक का नाम है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड इसे हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश। अक्षांश किस नाम से जानते हैं भैया? अक्षांश के नाम से। अक्षांश का दूसरा नाम क्या होता है, आप बता सकते हैं? इसे पैरेलल लाइन या समानांतर रेखा भी कहते हैं। एक सेकेंड। अक्षांश का दूसरा नाम क्या होता है भैया? लेटीट्यूड को हम लोग इसे पैरेलल लाइन भी कहते हैं। पैरेलल लाइन या इसे समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। क्या होती है भैया अक्षांश? क्या होता है? किसी को कोई आइडिया अक्षांश वगैरह के बारे में? कोई आइडिया नहीं। देखिए, अक्षांश कुछ भी नहीं है, लेटीट्यूड कुछ भी नहीं है, बशर्ते ये एक एंगल है। ये क्या है? एक एंगल है। एक एंगल है। देखिए मेरी ओर ध्यान से, ये पृथ्वी है। क्या भैया? पृथ्वी। और इस पृथ्वी के केंद्र पर जो इस बीचों बीच रेखा के साथ जो एंगल बनेगा, जैसे ये एंगल, ये एंगल को हम अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाले एंगल को, द एंगल विच इज फॉर्म ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ इज नोन एज लैटिट्यूड। ये यहाँ पर अभी भी नहीं समझ में आया? जैसे देखिए कलम, देखिए ये मेरा मुंह को समझिए कि पृथ्वी है, मेरा खोपड़ी समझिए पृथ्वी है। अब मेरा मुंह पृथ्वी का केंद्र है। अब इस केंद्र में एक एंगल बना रहे हैं हम यहाँ से, ऐसे एंगल। तो अब भैया वो अंदर का एंगल नापेगा कौन? ग्लोब कहाँ है? पृथ्वी के अंदर बनने वाला एंगल को हम क्या कहते हैं भैया? ये देखिए, ये ग्लोब है। अब इस ग्लोब के पृथ्वी के अंदर कौन सा एंगल बना है? तो इसके लिए तो हमको फोड़ के अंदर घुसना पड़ेगा। सोच रहा ग्लोब भड़क जाएगा यहाँ पे। अब ये एंगल भड़क जाएगा तो भैया हमको दिक्कत हो जाएगा। तो इसका कोई दूसरा उपाय निकालना है कि नहीं है? दूसरा उपाय निकालना है। तो ये हो गया अंदर की ओर। इसके तो नहीं गया। सर्वर चेक करो ऊपर से। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। इस एंगल को नाप निकल जाता है ना जेब में से, दिक्कत होने लगता है। अब मेरा ये हाथ देखिए, हम एक पृथ्वी को बनाते हैं। ये बड़ा सा पृथ्वी बन गया, गोल सा। ऐसे मेरे हाथ को समझिए गोल सा। अब हम यहाँ एक एंगल बनाते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। ये एंगल बन रहा है। ये जो एंगल बनता है ये कहाँ बनता है? पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। अब पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाले एंगल को नापना भाई साहब आफत हो गया। तो एक दिमाग लगाया गया। जब पृथ्वी के केंद्र पर एक एंगल बनेगा, एंगल 1, 2, 3, ऐसे एंगल बनेंगे। तो इस एंगल के वजह से जैसे यहाँ पे एक एंगल बना, यहाँ कुछ डिस्टेंस तय किया जाएगा। कुछ डिस्टेंस को तय किया जाएगा। और मान के चलिए एक और एंगल बन गया, फिर भी कुछ डिस्टेंस तय किया जाएगा। 1 डिग्री, मान के ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 4 डिग्री है। तो बार बार कुछ ना कुछ तो दूरी भी तय की जाएगी। अगर केंद्र पर एंगल बन रहा है तो परिधि पर यानी सरकमफरेंस पर, परिधि यानी सरकमफरेंस पर क्या होगा भैया? परिधि यानी सरकमफरेंस पर कुछ डिस्टेंस तय किया जाएगा। ये डिस्टेंस हो जाता है 111 किलोमीटर। लगभग 111 किलोमीटर हो जाता है। तो ये 111 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। 111 किलोमीटर डिस्टेंस बराबर 1 डिग्री होता है। 111 किलोमीटर डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है? 1 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं कि अक्षांश ये क्या चीज है? तो भैया ये किसी भी पृथ्वी पर, ये पृथ्वी है। अरे भैया टेढ़ा क्यों हो गया? ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्या कहेंगे? अक्षांश कहेंगे।
इसे हम लोग क्या कहेंगे भैया, अक्षांश कहेंगे। ये अक्षांश कहाँ पे बनते हैं, अक्षांश यानी एटीट्यूड कहाँ बनते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर बनते हैं। अक्षांश की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 360। अक्षांश की कुल संख्या कितनी होगी, 360। कैसे भैया 360, देखिए 360 कैसे, 360 नहीं सॉरी, देखिए अक्षांश टोटल ऊपर की, ये एंगल ही है ना, अक्षांश क्या है, एंगल है। इस रेखा पर अधिकतम आप इसे एंगल बना सकते हैं 90 डिग्री का। तो टोटल 90 अक्षांश कहाँ बन जाएंगे, ऊपर की ओर। टोटल ऊपर की ओर कितने अक्षांश बनेंगे, 90। तो 90 अक्षांश नॉर्थ डायरेक्शन में बनेंगे, 90 तो अक्षांश साउथ डायरेक्शन में बनेंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 और 90 तो कैसे बनेंगे भैया, साउथ डायरेक्शन में बने। टोटल अक्षांश कितने हो गए, गिनिए तो, टोटल अक्षांश गिन के बताइए। टोटल अक्षांश कितने हो गए, 90 नॉर्थ 90 साउथ। 360 नहीं होगा, देशांतर होता है, वो गलती से हम बोल दिए थे यार, कभी कभी गलती निकल जाती है जुबान से, उसको इतना सीरियस नहीं लीजिए। कंप्यूटर थोड़े आदमी जो फीड कर दिया वही बोलेगा। बहुत से लड़कों का 180 आ रहा है, कई से लड़कों का 181 आ रहा है। भाई साहब एक और भी तो है एक्स्ट्रा, ये वाला, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। और टोटल अक्षांश एक और होगा जिसका नाम होगा 0 डिग्री। अक्षांशों की कुल संख्या 181। अक्षांशों की कुल संख्या 181। 181। सबसे लंबी अक्षांश कौन सी होती है, सबसे लंबी अक्षांश बताइए, सबसे लंबी अक्षांश 0 डिग्री। इस 0 डिग्री वाले का नाम बताएंगे आप, इसे 0 डिग्री वाली अक्षांश कह सकते हैं। इसे आप पृथ्वी के बीचों बीच से जाती इसलिए इसे भूमध्य रेखा कह सकते हैं, भूमि के मध्य से जाती इसलिए ये रेखा का नाम हो जाता है भूमध्य रेखा। इसको आप एक और नाम दे सकते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इसे आप एक और नाम दे सकते हैं, उसका नाम क्या हो सकता है भैया, विषुवत रेखा के बाद इसका एक और नाम दे सकते हैं, कौन सा नाम हो सकता है बता सकते हैं। उसका नाम हो सकता है भैया, विषुवत रेखा के बाद नाम होगा आपका इंग्लिश में इक्वेटर। इंग्लिश में क्या हो जाएगा भैया, इक्वेटर हो जाएगा। तो यही है भैया, ये सबसे लंबी रेखा है। अब बात करते हैं, देखिए किसी दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है, किसी भी दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है, उसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर हमेशा फिक्स होती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और इस दूरी को हम लोग कहते हैं जोन। क्या कहेंगे, जोन। हिंदी में क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। क्या कहेंगे, कटिबंध। तो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा होता है। क्या ये अक्षांश पैरेलल होते हैं, हाँ हमेशा पैरेलल होते हैं। हमेशा ये अक्षांश एक दूसरे के समानांतर होते हैं, लेकिन इन्हें तिरछा ड्रॉ किया जाता है। ऐसा तिरछा इसलिए ड्रॉ किया जाता है कि इस ग्लोब पर कोई भी रेखा आप सीधी खींचिएगा, इस ग्लोब पर कोई भी सीधी रेखा खींचिएगा, दूर से वो तिरछा लगेगा, क्योंकि वो आगे जाके घूम गया है, न कि वो तिरछा है। आगे जाके क्या हो गया, घूम गया है, न कि वो तिरछा है। आगे जाकर घूम गया है, न कि वो तिरछा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो पैरेलल होते हैं लेकिन पैरेलल दिखते नहीं है। अब आप बताएंगे, हम दो फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। फिगर ये है, फिगर नंबर 1। हम एक अक्षांश को यहाँ पे से ड्रॉ कर रहे हैं। अक्षांश मतलब समझ रहे हैं, लेटीट्यूड, लेटा हुआ है इसलिए लेटीट्यूड कहते हैं, लेटा हुआ है इसलिए इसे क्या कहते हैं, लेटीट्यूड कहते हैं। एक दूसरा फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें भी लेटीट्यूड बता रहे हैं। लेटीट्यूड क्या पैरेलल होते हैं या नहीं होते हैं, पैरेलल होते हैं। दोनों ही फिगर किस चीज का है, तो भैया ये अक्षांश का है। किसका है, अक्षांश का है। इंग्लिश में बोले तो लेटीट्यूड का है। आप बताएंगे फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में कौन सही है, दोनों ही फिगर लेटीट्यूड, कौन सा सही है। दिख तो यही सही रहा है, ये सही है या ये सही है, तो फिगर फिगर नंबर 2 सही है। रीजन क्या है कि आप किसी भी ग्लोब पर एक सीधी रेखा खींच, अब बात नहीं ना, इस पे हम अगर सीधा रेखा खींचेंगे तो दिखेगा कैसे, तिरछा मार्कर है, चल रहा है कि नहीं। अब जैसे देखिए
ये इस पे सीधी रेखा खींचने का रास्ता क्या है, एकदम सीधा कैसे खींचेगा, एक काम करते हैं इसको नचा के और एक जगह मार्कर लगा देते हैं। तो नचा के हम यहाँ मार्कर लगा दिए। ले कहाँ चल रहा है जी, ब्लैक कलर का नहीं है, रहने दो कोई बात नहीं। आपको इतना तो दिमाग में आ ही गया होगा भाई साहब, इसको कितना भी सीधा खींचेगा बीच में ये हमेशा आपको कैसी दिखेगी, तिरछी ही दिखती है। इसलिए आप इसके प्रति टेंशन नहीं लेंगे कि सर ये तिरछा क्यों है, सही यही वाला है। सही कितना नंबर है, 2 नंबर वाला है। आएंगे किसी को इसमें तो दिक्कत नहीं। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम जोन या कटिबंध के नाम से जानते हैं, जोन या कटिबंध। अब इस जोन या कटिबंध के बारे में हम चर्चा करते हैं भाई साहब। इससे पहले पृथ्वी के झुकावट वगैरह की भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। यहाँ जरा देखते हैं, पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है, कितने डिग्री झुकी है भाई, 23.5 डिग्री। पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। अब ये देखिए पृथ्वी का ये क्या है, अक्ष है, ये पृथ्वी का क्या है, अक्ष है। यहाँ पे ये सीधे ना होकर कितनी डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, और अपने तल के साथ 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो कहेगा कि पृथ्वी अपने इस एक्सिस के साथ, अक्ष के साथ कितने झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री, और तल के साथ कितनी झुकी है, 66.5 डिग्री। समझ में गया, पृथ्वी का झुकाव कितना है। हम आपसे कहते हैं पृथ्वी अपने तल के साथ कितनी झुकी है, पृथ्वी अपने तल के साथ कितना झुकी हुई है, तल के साथ 66.5, और अक्ष के साथ यानी ऊपर वाला, अक्ष मतलब ऊपर, अक्ष मतलब ऊपर, ऊपर यानी अक्ष के साथ कितने डिग्री झुकी हुई है, तो भाई सब अक्ष के साथ झुकी हुई है पृथ्वी 23.5 डिग्री। अब इसी वजह से 23.5 और 66.5 की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, 23.5 और 66.5 की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, 23.5 और 66 की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। नीचे करो ना कमेंट, ऊपर कहाँ स्क्रॉल लाओ, सबसे लास्ट में लाओ, ठीक है। आगे देखते हैं, इतना तो समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक बड़ा सा फिगर बनाते हैं, यह बड़ा सा फिगर हो गया भाई, गोला हो सकता है तिरछा हो गया। ये कौन सी रेखा है, कितने लोग बताएंगे ये कौन सी रेखा है, ये है 0 डिग्री। एक दूसरी रेखा खींचते हैं, ये रेखा सीधी है लेकिन लगेगी तिरछी, 23.5 डिग्री साउथ में। ये 66.5 डिग्री साउथ में। एक ये रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री। अब आपको समझ में आ रहा है 23.5 और 66.5 की वैल्यू ज्यादा क्यों है, क्योंकि इतने डिग्री पर ही पृथ्वी झुकी हुई है, इतने डिग्री पर ही पृथ्वी झुकी हुई है। इन रेखाओं के अलग अलग नाम हैं, इन्हें हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत कहते हैं। इन्हें ही हम लोग इक्वेटर कहते हैं, इसको ही हम लोग भूमध्य कहते हैं। इस ससुरा के 3 गो नाम है, ठीक है, क्या गो नाम है, 3 गो नाम है। तो तीनों नाम लिखने का जरूरी है क्या, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, भूमध्य कहते हैं। चलिए, ये वाली जो ऊपर वाली 23.5 डिग्री है ना, इसे कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी ये नीचे वाली रेखा मकर रेखा, ऊपर वाली रेखा कर्क रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा होगा। नीचे जो है अंटार्कटिका है, इसलिए इसे कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। ऊपर वाली जो रेखा इसे कहते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, इसे क्या कहेंगे भैया, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। किसी को दिक्कत, आर्कटिक सर्किल वो आर्कटिक के पास है, ये अंटार्कटिक के पास है, इसलिए अंटार्कटिक सर्किट, अंटार्कटिक सर्किट। किसी को सर्किल, सर्किट नहीं सर्किट, सर्किल, सर्किल माने गोला।
ये रेखाओं के नाम याद रहेंगे। बफरिंग क्यों कर रहा है, सर्वर चेक कर। बफरिंग कर रहा है क्या? एक सेकंड, नहीं कर रहा। आर्कटिक अंटार्कटिक, वेरी गुड। चलिए अब आपको ध्यान से समझते हैं आगे। सूर्य की बात करते हैं। सूरज कहाँ पर रहता है? तो सूरज को हम किस महीने से चालू करते हैं? देखिए, हम लोग चालू करते हैं दिसंबर से। इसको समझने के लिए आपको यहाँ एक भारत को बनाना पड़ेगा। यहाँ हमने बना दिया भारत, एक रफली फिगर भारत। ऐसे तो इंडिया ऐसे है नहीं, हमने एक रफली बना दिया। चलो भैया आप देखते हैं हम लोग। ये है मकर रेखा। यहाँ पर जब सूरज चला जाएगा, सूरज जब कहाँ चला जाएगा? मकर रेखा पर। आप बताइए, क्या भारत में गर्मी पड़ेगी? नहीं, भारत में पड़ेगी ठंडी। भारत में क्या पड़ेगी? ठंडी। क्योंकि भैया ये जो सूरज है ये यहाँ रहेगा तब ना हमें गर्मी पड़ेगी। ये चला आया है यहाँ पर मकर रेखा पर, तो हमारे यहाँ ठंडी पड़ेगी। तो ये आता है यहाँ पर 22 दिसंबर। कितने लोग बता सकते हैं कि 22 दिसंबर को सूर्य किस रेखा पर होता है? तो वो मकर रेखा पर होता है। सूर्य कभी भी दो ही रेखाओं के बीच में चल सकता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही इसकी रोशनी ट्रेवल करती है। इसके बाद भी इसकी रोशनी जाती है, बस तिरछी जाती है, फिर वो रोशनी रह जाती है, उसमें धूप नहीं, गर्मी नहीं रहता है। जैसे शाम के वक्त भी हमें सूरज की रोशनी आती है, लेकिन वो सूरज की रोशनी में गर्मी नहीं रहती है। 5 बजे भी देखिएगा पूरी रोशनी रहती है, अंधेरा नहीं रहता है, लेकिन उतनी गर्मी नहीं रह जाती है। अभी दोपहर के धूप में बहुत गर्मी रहती है। साउंड प्रॉब्लम कैसे हो गया जी तुमको? अब इसके बाद सूरज कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा? नहीं, ऊपर जाता है। 3 महीने का समय लेता है। तो दिसंबर हो गया ना। अब देखिए 3 रेखाएं हैं, अब ध्यान दीजिए मेरे। 3 रेखाएं हैं, एक 23.5 डिग्री ऊपर, एक 0 डिग्री, एक 23.5 डिग्री नीचे। इन्हीं रेखाओं के बीच में सूरज घूमता है। टोटल 12 महीने हैं। टोटल मंथ कितने हैं? 12 मंथ है। रेखा कितनी है? लाइन कितनी है? 3 है। दोनों में भाग दीजिएगा तो आंसर आएगा 4। यानी एक रेखा से दूसरी रेखा पर जाने में कितने महीने लगेंगे? 4 महीने। कितने महीने लगेंगे? 4 महीने, क्योंकि 12 महीने का एक साल होता है। एक साल कितने महीने का? क्या हो गया भाई? सर क्या सेना भी शासन कर सकती है म्यांमार की तरह? हो भी सकता है, लेकिन भारत की सेना बहुत ईमानदार है। चलिए ध्यान दीजिए, 4 महीने यहां से जोड़िए, दिसंबर से जनवरी फरवरी मार्च। दिसंबर है ना, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अभी यह यहाँ कब पहुंचेगा? मार्च को। कब मार्च भैया? 22 मार्च। 22 मार्च। अब ऊपर कब जाएगा? फिर 4 महीना, मार्च अप्रैल मई जून। जून में पहुंच जाएगा 21 जून को। जून में पहुंच जाएगा 21 जून को। इस दिन योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को पहुंच जाएगा। अब आप बताइए 21 जून को जब इस ससुरा भारत के ऊपर पहुंचेगा, कर्क रेखा के ऊपर, तो भारत में एकदम कड़कड़ा के गर्मी पड़ेगी। आप देखिए ना, यहाँ पहुंचेगा तो भारत में एकदम कड़कड़ा के गर्मी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? एकदम कड़कड़ा के गर्मी पड़ेगी भारत में। अब क्या ये इसके ऊपर जाएगा या नीचे? ये बताइए, अब ये ऊपर जाएगा या नीचे? ऊपर जाएगा या नीचे? नीचे जाएगा। वेरी गुड। को महीना लगाएगा? 4 महीना। ये बताइए, ये अगले चौथा महीना पे किस रेखा पे जाके रुकेगा? किस रेखा पर जाके रुकेगा? बोलिए, अगले 4 महीना बाद ये किस रेखा पर जाके रुकेगा? देखो मकर रेखा पे लेके चल गया, 0 डिग्री हिल जाएगा। मैंने, तू लोग क्या सोच रहा है, यहाँ से उठा के एक बार यहाँ लेके चला है? 0 डिग्री पे ना रुकेगा। मौका है रे तू लोग। फिर ये रुकेगा मकर रेखा पे। कितने तारीख को मकर रेखा पर रुकता है? तो 23 सितंबर। 23 सितंबर। उसके बाद फिर 4 महीना लगाएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। दिसंबर में कहाँ चले जाएगा? मकर रेखा। दिसंबर में कहाँ चला जाएगा?
मकर रेखा पर चला जाएगा। किस रेखा पर? मकर रेखा पर चला जाएगा। चलिए बबुआ, अब आपको दिमाग में ये चीज खटकेगा कि कब कौन तारीख को जाएगा। तो एक चीज ध्यान दीजिए, 21 22 यही दो झमेले हैं। देख रहे हैं 21 22 23, यही तो एगो झमेले है। 21 22 23 महीना याद रखेंगे। महीना याद रखने में मदद करेगा आपका भारत। भारत से कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा। भारत से कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा। इसका मतलब अगर गलती से भी सूरज अगर कर्क रेखा पर आ गया तो भारत में गर्मी भयानक पड़ेगी। भारत में गर्मी भयानक पड़ेगी। तो भारत में सबसे भयानक गर्मी जून में पड़ती है। इस हिसाब से आप आराम से मार सकते हैं कि भारत में जैसे कर्क रेखा पर सूर्य आ जाएगा, कर्क रेखा पर सूर्य के आते ही गर्मी भयानक पड़ती है। कर्क रेखा पर आते ही सूर्य की गर्मी भयानक पड़ती है। ये हो गया सूर्य यहाँ पर। अब बात करते हैं मकर रेखा पर कब जाएगा। तो मकर रेखा पे अगर ये चला गया तो यह मकर रेखा भारत से बहुत दूरी पर है, इसलिए ठंडा पड़ने लगेगा। अगर मकर रेखा पे सूरज गया तो इसका मतलब ठंडा पड़ेगा। ठंडा किस समय पड़ता है? तो दिसंबर में। याद कैसे रखेंगे? दिसंबर में सूरज चला गया मकर रेखा पर। गर्मी कब पड़ती है? जून में। तो सूर्य कहाँ चला आता है? कर्क रेखा पर। अब बात करते हैं बीचों बीच में। अब बात करते हैं बीचों बीच में। बीचों बीच में क्या होगा भैया? बीचों बीच का मतलब न गर्मी न ठंडी। बीचों बीच का मतलब न गर्मी न ठंडी, यही ना होता है। बीचों बीच का मतलब न गर्मी न ठंडी। बीचों बीच का मतलब न गर्मी न ठंडी, न ही गर्मी न ही ठंडी। दो गो ऐसा महीना है न गर्मी न ठंडी। जैसे मार्च खूब शादी ब्याह होता है लगन में, और एगो सितंबर। मार्च और सितंबर न गर्मी न ठंडी। मार्च सितंबर में न ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज्यादा ठंडी पड़ती है, मॉडरेट रहता है, एकदम कॉमन रहता है। तो आपको दिन तारीख तो याद ही रह जाएगा। बाकी क्या चीज? 21, बस सितंबर में 23 जोड़ देना है। सितंबर में 23, सितंबर में 23। बाकी सब में मार्च मार्च मार्च। जून में क्या डालना है? 21। सितंबर 23, सितंबर 23, सितंबर कैसा? 23। और जून कितना? 21। बाकी सबको क्या थमा देना है? 22। आगे बढ़ जाएं। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक सर मारेंगे क्या कैमरा में घुस के? हाँ। हम आपसे सवाल पूछते हैं, बताइए फटाफट। भारत में सबसे बड़ा दिन, भारत में सबसे बड़ा दिन, भारत में सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होगा? भारत में सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होगा? दिमाग लगाइए। भारत में सबसे बड़ा दिन कब होगा? जब सूरज हमारे पास हो। ले 22 दिसंबर देख रहा है, छोट बड़ा दिन की छुट्टी देख के मार दिया। 21 जून को होगा। भैया दिन कौन करता है? दिन करते हैं सूर्य भगवान। सूर्य भगवान कब रहेंगे भैया? तो ये 21 दिसंबर, 21 जनवरी को। कब रहेंगे? 21 जनवरी को। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कब? 21 जनवरी, 21 जनवरी को। आगे बढ़े। 21 जनवरी, सॉरी जनवरी बोल दी, जून। ओहो सॉरी सॉरी यार, ससुरा बुढ़ौती में दिमाग काम नहीं करता है। जनवरी को जून बोल, उल्टा बोल दिया। अब आप बताएंगे भारत में सबसे छोटा दिन कब होगा? जब यहां से सूरज हमेशा के लिए विदा हो जाए। तो भारत में सबसे छोटा दिन कब होगा? भारत में सबसे छोटा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। क्योंकि सूरज तो हमेशा बहुत दूर चला गया है, बहुत दूर, बहुत दूर सूरज चला गया। समझ में आ गया? 22 दिसंबर। क्या 22 दिसंबर से भी छोटा दिन पॉसिबल है भारत के लोगों के लिए? क्या भारत या दुनिया के कोई भी देश जो उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, ऊपर वाले गोलार्ध में रहते हैं, दुनिया का कोई भी देश जो उत्तरी गोलार्ध में रहता है, यानी विषुवत रेखा के ऊपर रहता है, क्या उसके लिए 22 दिसंबर से भी छोटा दिन संभव है? नहीं संभव है, संभव नहीं है, क्योंकि एकदम नीचे हो गया। अब इसके बाद धीरे धीरे दिन बड़ा होना चालू होता है, धीरे धीरे दिन बड़ा होना चालू होता है। इसीलिए 22 दिसंबर को हम बड़ा दिन की छुट्टी मनाते हैं कि अब दिन बड़ा होना चालू होगा, न कि इस बात की छुट्टी मनाते हैं कि दिन बड़ा हो गया।
बड़ा दिन की छुट्टी का मतलब अब यहां से दिन बड़ा होना चालू होगा, अब यहां से दिन बड़ा होना चालू होगा। अंडरस्टैंड? यहां से दिन क्या होगा? बड़ा होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो ये सादा आप अपना मटेरियल खोलेंगे, जहां तक हमने आपको नदी में पढ़ा दिए थे, नदी जहां पढ़ाए थे वहां नदी में खोलिए, ये फिगर बनाइए, लास्ट में सादा पेज होगा 3-4 आप बताएंगे थोड़ा सा, दिन और रात बराबर कब हो जाएंगे? दिन और रात बराबर कब हो जाएंगे? इक्वेटर को, हाँ हाँ, जब इक्वेटर पे चल जाएगा तब, यानी 22 मार्च 23 सितंबर। इस फिगर को बनाएंगे फटाफट, मटेरियल खोल लेंगे और इस फिगर को फटाफट बना लेंगे, जल्दी जल्दी फिगर को ड्रा कर लेंगे। बन गया? चलिए, इस फिगर को बना लिए, तो फिर इस फिगर को भी बना लीजिएगा। लो, इस फिगर में क्या बनाना है भैया, इसको थोड़ा सा अच्छा से फिर से बना देते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का लग रहा है, धुंधला टाइप का। दो फिगर बनाना है, आप तो बाद में भी बना सकते हैं वीडियो को रोक कर। देखिए, दो फिगर बनाना है, एक ये है, ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है इसे हम लोग क्या कहते हैं? तल कहते हैं। ये है भैया हमारा तल, और ये है हमारा भैया अक्ष। अक्ष, पृथ्वी जो है अक्ष से कितने डिग्री झुकी हुई है? अक्ष से झुकी है 23.5 डिग्री, और अपने तल के साथ झुकी है 66.5 डिग्री, यानी तल से झुकी है 66 डिग्री, 66.5। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो अब जो बोल रहे हैं उसको लिखिए, अब जो बोल रहे हैं उसको लिखना चालू कीजिए, मटेरियल खोल दीजिए, लिखवाएं। सर मेरा हिस्ट्री में एडमिशन नहीं हो पाई, यहाँ देख रहा है जिनका एडमिशन हुआ उनका क्लासे ना चल पा रहा है, ज्योग्राफी वाला का ठेल ठेल के चालू कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, जबरदस्ती। आज एप्लीकेशन को बैलेंस बनाने के लिए आज क्लास आधे घंटा चला आपका, मैप वाला, तो हिस्ट्री में पढ़ाओ, भर भी लो जगह। 11 लाख लड़का पढ़ रहा है, पूरा एप्लीकेशन ब्लास्ट कर जाएगा। समझ में आ गया? ज्योग्राफी आज चलेगा भी तो आधा घंटा ही चलेगा, ज्योग्राफी आज आधा घंटा ही चलेगा। कल फुल घंटा चलेगा, आज आधा घंटा ही चल पाएगा, कल फुल घंटा चलेगा। बजट पे भी एक लेक्चर बना दिया यार, बजट कौन सी, कोरोना के बाद बजट आएगा। बोले, लिखिए अक्षांश, इसको अक्षांश इंग्लिश लिखिएगा, लैटिट्यूड, ये हेडिंग डालिए, जो हेडिंग डाला गया है यहां से लेके यहां तक का, ये हेडिंग डालिए, ये पूरा का पूरा हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग डाल दिए? तो हेडिंग डाल दिए हैं तो उसमें लिखेंगे, हेडिंग डालने के बाद नीचे से लिखेंगे, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को
विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। इंग्लिश वाला लिखेंगे, इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स अर्थ इनटू इक्वल पार्ट। पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी को दो भाग में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध। हिस्ट्री टेस्ट का तो आपको पीडीएफ डालिए दिए हैं, हिस्ट्री टेस्ट का पीडीएफ आ गया होगा। हिस्ट्री टेस्ट है ना, चेक करो तो पीडीएफ है कि नहीं, उसमें प्रीवियस क्लास में जाके नोट्स में चेक करना। हो गया, दो भाग में बांट देती, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध। अब लिखेंगे अगले लाइन से, लिखेंगे अगले लाइन से। पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाले कोण को, पृथ्वी के केंद्र पर विषुवत रेखा के सापेक्ष, पृथ्वी के केंद्र पर विषुवत रेखा के सापेक्ष, पृथ्वी के केंद्र पर विषुवत रेखा के सापेक्ष, विषुवत रेखा के सापेक्ष बनने वाले कोण को, बनने वाले कोण को, बनने वाले कोण को अक्षांश कहते हैं। बनने वाले कोण को अक्षांश कहते हैं। बनने वाले कोण को अक्षांश कहते हैं। हो गया, अगले लाइन से। दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अगले लाइन से, इकोनॉमिक बैच बैच कौन चिल्ला रहा, जल्दी लिखो लोग ना। दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर होती है। एक 111 किलोमीटर होती है। हो गया। अरे यार, मेरा ये YouTube अकाउंट फ्रीज क्या कर दे रहा है बार बार। देखो इधर 9 लाख लोग देख चुके हैं। यहाँ पब्लिक को बता रहा है कि 4.5 लाख लोग देखे हैं। इमरान खान को जिसमें हम नचनिया बनाए थे, मेरा अकाउंट देखो, यहाँ व्यूज कितना है, 4,86,000। यार ये क्या करें, हमको सचुरा मेरा यूट्यूब वाला इमरान खान को हम नचनिया बना दिए थे एक वीडियो में, अब ससुरा मेरा यूट्यूब अकाउंट वो फ्रीज कर दे रहा है। मतलब लोग देखे हैं 9 लाख, बता ही नहीं रहा है कि 9 लाख लोग देखे हैं, 4.5 लाख, मतलब कुछ नहीं वो जाने दे रहा है, तो फ्रीज कर दे रहा है। हमरा से कौन दुश्मनी है ससुरा। आंटी घुसिया गई, हाँ चलो छोड़ो। ठीक है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर लिखे। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध या जोन कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध या जोन कहते हैं। दो अक्षांशों दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध या जोन कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध या जोन कहते हैं। कटिबंध या जोन कहते हैं। देखिए, कुल अक्षांश 181 है, 90 + 90 + 0 डिग्री। कुल अक्षांश 181 है। कुल अक्षांश 181 है। अगले लाइन से ले, 181 बराबर 90 नॉर्थ, 90 साउथ + 0 डिग्री।
कुल अक्षांश 181 हैं। कुल अक्षांश 181 हैं। कुल अक्षांश 181 है। कुल अक्षांश 181 है। हो गया। चलिए अक्षांश समझ में आ गया। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्लास कल समझाएंगे अक्षांश के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ज्योग्राफी क्लास देखिए बहुत, ज्योग्राफी क्लास अगर आज लेते हैं तो आधे घंटा ही चल पाएगा, कल लेते हैं तो फुल चलेगा, इसलिए कल ही लेंगे। फिर आधा घंटा चला के करेंगे तो हल्ला करेगा सब, उसे इतना हल्ला करवे किया सब, आधा घंटा और हल्ला कर दे सब, उससे अच्छा कल ही लेंगे, ठीक है। अब कल मिलेंगे।